हेलो व्यूअर्स, आई एम मानसी अरोड़ा फ्रॉम पारस हेल्थ पंचकुला। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे हर साल 8 जून को मनाया जाता है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ब्रेन ट्यूमर सुनते ही हम डर जाते हैं, हमें परेशानी होने लगती है और बहुत से सवाल उठते हैं हमारे मन में, क्यों, कैसे, कब। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी एट पारस हेल्थ पंचकुला। वेलकम सर। Thank you so much. Sir is a renowned neurosurgeon with more than 14 years of experience in advanced brain and spine care. Sir is a specialized surgeon in brain and spine tumors. From minimally invasive spine surgeries to complex brain surgeries, Sir has done all. Not only his surgical expertise, but also a compassionate and patient-first approach. We welcome you again, sir. Thank you so much. And sir, आज हम कुछ बेसिक सवाल से पहले शुरू करते हैं। सर, ब्रेन ट्यूमर एग्जैक्टली होता क्या है? See, brain tumor like any other tumor in the body. बॉडी में कहीं पे भी कोई ट्यूमर होता है, वो एक बॉडी के ही सेल्स का, एबनॉर्मल सेल्स का कलेक्शन होता है। जब एबनॉर्मल सेल्स एक ग्रुप की तरह एक टुगेदर कहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। जब यही एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ सेल्स ब्रेन में हो जाती है तो हम उसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। तो बेसिकली इट इज़ एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ सेल्स। अब एबनॉर्मल क्यों है? नॉर्मल जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं वो अपने एक कंट्रोल्ड वे में डिवाइड होते हैं, बट ये जो एबनॉर्मल कैंसर सेल्स होते हैं ये रैपिडली डिवाइड होते हैं एंड देन दे मेक अ ट्यूमर। और सर, आजकल हेडेक्स काफी कॉमन समस्या हो गई है। यस, तो जो नॉर्मल हेडेक होता है और जो ट्यूमर हेडेक होता है, इनमें डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम? यस, कई बार पेशेंट बहुत परेशान हो जाते हैं, एंक्शियस होते हैं कि हेडेक हो रहा है तो कहीं उनको ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। तो जो ब्रेन ट्यूमर्स के हेडेक होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर कई बार शो करते हैं। जैसे कोई भी ब्रेन ट्यूमर का हेडेक है वो मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा होता है। जब हम रात को सोते हैं तो ब्रेन का आईसीपी मॉर्निंग तक, आईसीपी का मतलब है ब्रेन का प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो जो ट्यूमरल हेडेक्स होते हैं वो मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा होते हैं और पेशेंट को यूजली रिलीफ मिलता है वॉमिटिंग के बाद। तो अगर किसी पेशेंट को हेडेक के साथ वॉमिटिंग हो रही है और आफ्टर वॉमिटिंग उसको हेडेक में थोड़ा सा रिलीफ फील हो रहा है तो यूजुअली ये वाले जो हेडेक्स होते हैं ये ट्यूमरल हेडेक्स हो सकते हैं। या फिर कोई रिकरिंग हेडेक है, बार बार हेडेक हो रहा है और रिलीफ नहीं हो रहा, आपने पेन किलर, ओवर द काउंटर पेन किलर्स ले लिए बट उसके बाद भी रिलीफ नहीं है, बार बार हो रहा है, तो इवन दिस कैन बी अ ट्यूमरल हेडेक। या फिर कोई हेडेक अगर किसी और सिम्टम के साथ आ रहा है, जैसे आपको हेडेक के साथ किसी को विजन देखने में प्रॉब्लम है, किसी को सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को बैलेंस का इशू आ रहा है, कोऑर्डिनेशन का इशू आ रहा है, या बॉडी की एक साइड वीक हो रही है, हाथ या पैर वीक हो रहे हैं, तो अगर हेडेक इन सिम्टम्स के साथ भी आपको प्रेजेंट कर रहा है तो इवन दिस कैन बी अ ट्यूमरल हेडेक। तो इसमें डिले ना करके डॉक्टर को इमिडिएटली दिखाना चाहिए। जी सर। ट्यूमर के केसेस यंग एज में बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं, इसका कुछ पर्टिकुलर रीज़न है सर? ट्यूमरल जो बच्चों में पीडियाट्रिक ट्यूमर्स हैं ये पहले भी होते थे, तो ऐसा नहीं है कि अभी ये ज़्यादा हो गए हैं, इनका प्रेवलेंस ज़्यादा हो गया है, ये पहले भी होते थे। अब हमारे पास डायग्नोसिस जल्दी होता है, ज़्यादा होता है, बिकॉज अभी पेरेंट्स भी काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं। हमारे पास एमआरआई, सीटी स्कैन सब अवेलेबल है। तो अगर किसी बच्चे को ऐसा सिम्टम आता है तो पेरेंट्स यूजुअली उसको हॉस्पिटल जल्दी लेकर आते हैं। तो हम जब सीटी एमआरआई करते हैं तो उसमें ब्रेन ट्यूमर हमें मिलता है। तो प्रेवलेंस तो उतना ही है, अब हम डायग्नोस जल्दी कर पा रहे हैं और ज़्यादा कर पा रहे हैं। सर, क्या लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे स्ट्रेस, स्लीप इश्यूज या ज़्यादा स्क्रीन टाइम ये ब्रेन ट्यूमर का कॉज हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये ब्रेन ट्यूमर का कॉज होता है, पर डेफिनेटली इन सब चीज़ों से हेडेक्स बढ़ जाते हैं, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, बट एज सच ये चीज़ें ब्रेन ट्यूमर का कॉज नहीं होती। सर, जैसे कुछ पेशेंट्स को डिजीनेस, ब्लर्ड विजन, वॉमिटिंग या फिर इवन मेमोरी लॉस, ये सब क्या वार्निंग साइंस होते हैं ब्रेन ट्यूमर के? यस, डेफिनेटली ये सारे सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स होते हैं, अर्ली साइंस भी होते हैं, तो यू शुड नॉट इग्नोर इट। ब्रेन ट्यूमर के जो लक्षण होते हैं, जो उसके साइंस होते हैं, वो डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस हिस्से में ट्यूमर है, क्योंकि हमारे जो बॉडी है, जो ब्रेन है, उसके डिफरेंट एरियाज जो होते हैं वो हमारे डिफरेंट फंक्शंस में हेल्प करते हैं। तो जैसे फ्रंटल लोब है, उससे अगर किसी को फ्रंटल लोब में कोई ट्यूमर है तो उससे पेशेंट की पर्सनैलिटी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, वो अग्रेसिव हो सकता है, मेमोरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट के किस हिस्से में ब्रेन ट्यूमर है और उसको उसके अकॉर्डिंगली कई बार सिम्टम्स शो होते हैं। मेमोरी, जैसे आपने कहा कि मेमोरी वीक होना, भूल जाना, या हेडेक्स, वॉमिटिंग्स, सुनने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत आना, विजन में बैलेंस इश्यूज आना, तो ये सब डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस हिस्से में ट्यूमर है और उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को सिम्टम आ सकता है।
सर क्या सब ब्रेन ट्यूमर्स में सर्जरी की रिक्वायरमेंट रहती है? देखिए, मोस्टली ब्रेन ट्यूमर्स में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, बट कुछ ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जिनमें हम बिना सर्जरी के भी उसको ट्रीट किया जा सकता है। जैसे कुछ ट्यूमर्स, मान लो छोटे साइज़ में कोई ट्यूमर है, हम यूजुअली कहते हैं कि हमारे पास गामा नाइफ या फिर साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अगर आपके ब्रेन का ट्यूमर का साइज़ छोटा है, जैसे कि 2.53 सेंटीमीटर से छोटा ट्यूमर है, तो हम उसको गामा नाइफ और साइबर नाइफ से भी ट्रीट कर सकते हैं। या फिर अगर कोई बहुत ही छोटा ट्यूमर है, तो हम उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, कई बार हम उसको सीरियल एमआरआईज़ करके फॉलो करते हैं, रादर देन किसी भी थेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, गामा नाइफ, साइबर नाइफ या जो और हमारे पास मोडालिटीज़ हैं, कई बार इनकी ज़रूरत नहीं होती। तो वी सीरियली ऑब्जर्व द पेशेंट। आफ्टर 6 मंथ्स वी डू सीरियल एमआरआईज़ एंड देन वी सी कि अगर ट्यूमर स्टेबल है, छोटा है, तो कई बार किसी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है समय के साथ, तो हमें इंटरवीन करना पड़ता है। जी सर। और क्या कीमो एंड रेडिएशन का इसमें कितना रोल रहता है आफ्टर द सर्जरी? कुछ ट्यूमर्स होते हैं, इट डिपेंड्स कि कौन-सा ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर कई तरह के होते हैं, जैसे बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, जिनको हम प्राइमरी या सेकेंडरी ट्यूमर्स कहते हैं। जी सर। प्राइमरी ट्यूमर का मतलब होता है कि वो ट्यूमर ब्रेन से ही, उसमें उसका ओरिजिन ब्रेन से हुआ है। तो प्राइमरी ट्यूमर्स में फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स और बिनाइन ट्यूमर्स। बिनाइन ट्यूमर का मतलब होता है कि इट इज़ नॉट अ कैंसरस ट्यूमर, वो ट्यूमर कैंसर नहीं है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का मतलब होता है कि वो कैंसरस ट्यूमर है। तो मोस्टली लोग डरते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया है। तो एक फ़ियर है, जैसे आपने स्टार्टिंग में जी। कहा कि एक फ़ियर होता है, डर जाते हैं लोग कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, अब आगे पता नहीं लाइफ़ क्या होगी या उनके साथ बिल्कुल। क्या होगा। तो मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो 70% ऑलमोस्ट जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, वो बिनाइन ब्रेन ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, वो कैंसरस नहीं होते। तो बिनाइन ब्रेन ट्यूमर्स को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है और इनके ट्रीटमेंट के बाद मोस्टली जो सर्वाइवल है, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि बिनाइन ट्यूमर, किसी को ट्यूमर है तो लाइफ़ उसकी कम हो जाती है। तो जी सर। मोस्टली ट्यूमर्स बिनाइन है और उनको पूरी तरह क्योर कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती। 30% ऑफ द ट्यूमर्स मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, जो कैंसरस जी सर। ट्यूमर्स होते हैं। तो उसमें ज़रूर वो भी डिपेंड करता है फिर कौन से ग्रेड का ट्यूमर है। हुँ। तो इवन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, कैंसरस ट्यूमर से भी बहुत ज़्यादा घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर वो अर्ली ग्रेड ट्यूमर है, तो उसमें भी हम पूरी तरह से उसको, पेशेंट को एक अच्छा सर्वाइवल दे सकते हैं। अगर वो हाई ग्रेड ट्यूमर्स है, जैसे कुछ जीबीएम्स होते हैं, ग्रेड 4 ट्यूमर्स जिनको हम कहते हैं, तो ये ट्यूमर्स थोड़े खतरनाक होते हैं। तो इसमें पेशेंट का सर्वाइवल थोड़ा-सा कम हो जाता है। बट अब जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, बहुत ही रीसेंट टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो उनसे इसके सर्वाइवल में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है। आपने कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के जी बारे में सर। पूछा था। तो मोस्टली जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, अगर हम उनको पूरी तरह ड्यूरिंग सर्जरी हम उसको पूरी तरह निकाल पाते हैं, तो मोस्टली किसी फर्दर कीमो या रेडिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। देयर आर सर्टेन ट्यूमर्स जिसको हम ड्यूरिंग सर्जरी हमें लगता है कि इसको पूरा निकालना पेशेंट के लिए सेफ़ नहीं है। जी क्योंकि सर। हमारे न्यूरो सर्जरी में एक ही रूल है, पहले कोशिश की जाती थी कि पूरा ट्यूमर निकाल दिया जाए। लेकिन पूरा ट्यूमर निकालने से कई बार पेशेंट को कोई डेफिशिएंट, कोई एडिशनल हुँ। डेफिशिएंट, जिसका मतलब है कि सर्जरी के बाद जैसे डर था कि हाथ-पैर रुक सकते हैं, तो ऐसा अब हम कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो। तो मैक्सिमम सेफ सर्जरी की जाती है, प्रिसाइज़ सर्जरी की जाती है। बट फिर भी किसी कारण से कोई ट्यूमर है, वो नस से चिपका हुआ है या बहुत ही सेंसिटिव एरिया में है या इलोक्वेंट एरिया उसको बोलते हैं ब्रेन का, अगर वहाँ पर कोई ट्यूमर है, तो कई बार हमें कुछ हिस्सा ट्यूमर का छोड़ना पड़ता है। तो अगर हम वो ट्यूमर का हिस्सा छोड़ते हैं, तो कई बार उसके बाद कीमोथेरेपी, उस ट्यूमर टिश्यू को ख़त्म करने के लिए हमें हाँ। कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। सर लोग ब्रेन सर्जरी का नाम सुनते ही डर जाते हैं। न्यूरो सर्जरी में ऐसी कौन-सी एडवांसमेंट आई है कि कितनी सेफ्टी फ़ील हो रही है पेशेंट्स पेशेंट्स को सर्जरी करवाने के लिए? देखिए, मैंने कहा कि पहले जो न्यूरो सर्जरीज़, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरीज़ होती थी, उसमें हमेशा कोशिश की जाती थी कि पूरा ट्यूमर निकाल दिया जाए। अभी भी कोशिश वही रहती है। बट पूरा ट्यूमर निकालने में अगर किसी पेशेंट को कोई डेफ़िशिएंट आता है, हाथ-पैर वीक होते हैं, तो आजकल उसको चीज़ को अवॉइड किया जाता है। अब हमारे न्यूरो सर्जरी में मैंने पहले भी कहा कि एक कॉन्सेप्ट है कि हमें मैक्सिमम सेफ रिसेक्शन करना है, जिसका मतलब है कि मैक्स पूरी पेशेंट की सेफ्टी के साथ हमारा ड्यूरिंग सर्जरी टारगेट रहता है कि पेशेंट को कोई भी एडिशनल डेफिशिएंट, कि उसके हाथ पैरों में कमज़ोरी ना आए आफ्टर सर्जरी, या फिर कोई विज़न में, या किसी भी पेशेंट के किसी भी ऐसे इम्पोर्टेंट फंक्शन को हम सर्जरी में अफ़ेक्ट ना कर दें, जिससे उसके लाइफ़स्टाइल में प्रॉब्लम आए। तो इसको कैसे किया जाता है? तो बहुत रीसेंट टेक्नोलॉजीज़, लेटेस्ट एडवांसमेंट्स आ गई हैं।
जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास आजकल न्यूरो नेविगेशन सिस्टम्स है। नेविगेशन जैसे एक नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है, हमारे कार्स में जीपीएस नेविगेशन लगा हुआ होता है। तो जो हमारे न्यूरो नेविगेशन सिस्टम्स हैं, वो हमें ड्यूरिंग सर्जरी वो गाइड करते हैं हमारे इक्विपमेंट को कि हम ब्रेन के किस हिस्से में हैं। ब्रेन जो ट्यूमर है उसकी एग्जैक्ट बाउंड्रीज कहाँ हैं, ड्यूरिंग सर्जरी क्या हम उन बाउंड्रीज के विद इन अंदर हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम उस बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं। तो वो जो एक जीपीएस सिस्टम, एक नेविगेशन सिस्टम हमारे पास आजकल न्यूरो नेविगेशन सिस्टम होता है ओटी में, तो वो हमारी ट्यूमर बाउंड्रीज डिफाइन करता है, हमें ड्यूरिंग सर्जरी गाइड करता है ताकि हम ट्यूमर से बाहर ना जाएं और कोई एडिशनल डेफिसिट ना आए। सेकेंड, माइक्रोस्कोप्स बहुत एडवांस हो गए हैं। हमारे पास फ्लोरोसिन गाइडेड सर्जरीज होती हैं। फ्लोरोसिन इट्स बेसिकली हम एक डाई यूज़ करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, वो पेशेंट की वेन में इंजेक्ट की जाती है और जो ट्यूमर टिश्यू होता है वो उस डाई को अपटेक करता है, उस डाई को लेता है और ड्यूरिंग सर्जरी हम अपने माइक्रोस्कोप में बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि दिस इज़ द ट्यूमर, दिस इज़ द बाउंड्री ऑफ द ट्यूमर एंड वी डोंट हैव टू गो आउटसाइड दिस बाउंड्री, विच मेक्स अगेन द सर्जरी वेरी सेफ फॉर द पेशेंट। थर्ड, देन वी हैव एंडोस्कोपीज। आज के टाइम में तो देयर आर सर्टेन सर्जरीज, जैसे पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं। पिट्यूटरी एक ग्लैंड होता है हमारे ब्रेन में जो हॉर्मोन्स बनाता है। तो पिट्यूटरी की सर्जरीज या कुछ और सर्जरीज को हम आजकल एंडोस्कोपिकली नोज के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगेन इट इज़ अ वेरी सेफ, कोई एक्स्ट्रा चीरा नहीं लगता, कोई कट नहीं लगता पेशेंट के ब्रेन पे, हेड पे। तो अगेन दिस इज़ वेरी एडवांस थिंग। देन इज आजकल की होल क्रेनियोटमीज होती हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर सर्जरीज को निकालने के पहले बड़े चीरे लगते थे, तो आजकल छोटे इंसिजन से, छोटे चीरों से, जिसको हम की होल सर्जरीज कहते हैं, वो की जाती हैं। कान के पीछे इंसिजन लग जाता है, कई बार पेशेंट को सामने दिखता भी नहीं है एंड नोबडी इज एबल टू नोटिस दैट इंसिजन। तो की होल क्रेनियोटमीज आ गई हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ एडवांसमेंट्स इन टुडेज वर्ल्ड तो विच आर मेकिंग दिस ब्रेन ट्यूमर सर्जरीज वेरी सेफ। ठीक है सर। सर, ट्रीटमेंट के बाद कितने टाइम में रिकवरी हो जाती है और वापस सेम लाइफस्टाइल हम फॉलो कर सकते हैं? ट्रीटमेंट के बाद रिकवरी, ट्यूमर किस तरह का था, पेशेंट की एज कितनी थी और पेशेंट की जनरल हेल्थ किस तरह की थी, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर ऐसे आप सिर्फ ब्रेन ट्यूमर सर्जरी की बात करें जो एक अनइवेंटफुल सर्जरी है, चीज़ें हमारे फेवरेबल हैं सर्जरी के बाद, तो रिकवरी फिर यूजुअली हम 9th-10th डे पे स्यूचर्स रिमूव करते हैं। पेशेंट को सब ठीक रहता है तो 9th-10th डे, 11th डे डिस्चार्ज किया जाता है। छुट्टी के बाद कई बार इन पेशेंट्स में प्रॉब्लम होती है कि इनको कोई डेफिसिट होता है, एक साइड वीक होती है या किसी को विजन में प्रॉब्लम है, किसी की स्पीच में प्रॉब्लम है या किसी को सुनने में प्रॉब्लम है। तो मैं स्ट्रेस करता हूँ, यूजुअली ये इग्नोर्ड पार्ट है आफ्टर सर्जरी का, बट आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स, आई ऑलवेज स्ट्रेस ऑन द फैक्ट कि आपको सर्जरी हो गई तो यहाँ पर अभी इलाज खत्म नहीं हुआ है, अभी आपकी जर्नी थोड़ी सी और बाकी है। न्यूरो रिहैबिलिटेशन जिसको हम बोलते हैं कि न्यूरो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स, सर्जरी के बाद अगर आपके स्पीच में दिक्कत है या आपके ट्यूमर की वजह से एक साइड हाथ पैर कमज़ोर हो गए हैं, तो आपको एक अच्छा न्यूरो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें स्पीच थेरेपी कराई जाती है, जिसमें आपकी बैलेंसिंग पे काम किया जाता है, जिसमें आपकी अगर एक साइड वीक है तो उसको उसकी स्ट्रेंथनिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग पे, बैलेंसिंग पे काम करना होता है। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट किस तरह का है। तो यूजुअली अगर सर्जरी की बात की जाए तो यूजुअली 10th-11th डे पे स्यूचर्स को रिमूव करके पेशेंट को घर भेज दिया जाता है और हमेशा इनकरेज किया जाता है कि अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो एक न्यूरो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को ज्वाइन किया ज्वाइन जाए। किया जाए। ठीक है सर। सर, आप अपने व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कौन से सिम्पटम्स को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? कौन से ऐसे इमरजेंसी सिम्पटम्स हैं कि आपको तभी के तभी डॉक्टर को कंसल्ट करना है? जैसे हमने पहले अभी डिस्कस किया कि पहले तो मैं भी उसको कहूँगा कि हर हेडेक को ब्रेन ट्यूमर का हेडेक ना समझे, और अगर किसी कारण से आपके घर में, फैमिली में या किसी रिलेटिव आसपास किसी को ये प्रॉब्लम डायग्नोज होती है तो उससे घबराएं ना। हम बहुत घबरा जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मोस्टली ट्यूमर्स बिनाइन होते हैं, कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, मोस्टली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का भी इलाज पूरी तरह किया जा सकता है, एक अच्छा सर्वाइवल लाइफस्टाइल दिया जा सकता है। तो घबराने की बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे हेडेक है, रिकरेंट हेडेक है, मॉर्निंग हेडेक्स हैं, हेडेक कोई एक जो टिपिकल पैटर्न फॉलो कर रहा है, या फिर कोई हेडेक है जिसके साथ कोई आपको डेफिशिट, हाथ पैरों में कमज़ोरी महसूस हो रही है, जैसे मैंने बताया विजन में दिक्कत है, मेमोरी में प्रॉब्लम आ रही है, या आपके फैमिली मेम्बर का बिहेवियर में आपको चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, वो ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है, ज़्यादा गुस्सा करना शुरू कर दिया उसने, तो ये पर्सनालिटी चेंजेस भी कई बार उस ट्यूमर के सिम्टम्स का ही हिस्सा होते हैं।
तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो इमीडिएटली बिना घबराए आपके नियरेस्ट जो भी न्यूरोसर्जन है या फिर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आप उनके साथ कंसल्ट करें। बहुत ही लेटेस्ट एक हमारे पास सब टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, तो हम बहुत ही प्रिसाइज़ली एक अच्छा इलाज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो घबराने की बजाय सही डायरेक्शन में मूव करना शुरू करें, और हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम पेशेंट को एक अच्छा ट्रीटमेंट देके एक अच्छा लाइफ़स्टाइल भी दे सकें। Thank you, sir. Thank And you thank so you much. everyone for watching. And stay healthy and take care of your brain health. Thank you.